हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपके यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर 5 है, यानी सामाजिक अध्ययन। उसकी आज हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 मंथ में पिछला जो 1 मंथ है उसमें क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाई थी किसी रीजन की वजह से। तो उस वजह से क्या हुआ कि आपकी क्लासेस बहुत पीछे रह गई हैं। तो उसी क्लासेस को पूरा कंप्लीट करने के लिए, टाइम पे कोर्स कंप्लीट करने के लिए आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो जो है मॉर्निंग में भी चलेंगी और इवनिंग में भी चलेंगी। तो मैं आपको क्लासेस की टाइम बता देती हूँ। देखिएगा, मॉर्निंग में 10 AM जो है आपका चलेगा, मैथ चलेगा, ठीक है, कंप्यूटर चलेगा और साइंस चलेगा। ये आपका 2 दिन 2 दिन 2 दिन इस तरह से ये चलेगा। मॉर्निंग में आपका मैथ कंप्यूटर साइंस चलेगा और जो आपकी इवनिंग की क्लास रहेगी वो 7 PM पे होगी। और 7 PM में जो क्लास होगी वो आपका समावेशी शिक्षा होगा, मूल्यांकन होगा, शैक्षिक मूल्यांकन, और आपका सामाजिक अध्ययन होगा। ठीक, उसके बाद ये भी आपका 3 3 दिन ऐसे करके अल्टरनेट चलेगा। फिर आपका बचता है हिंदी और संस्कृत। तो हम संडे को, ठीक है, संडे संडे को करके 1 1 घंटे की क्लास करके आपकी हिंदी और साइंस भी सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। हम लोग का पूरा फोकस है कि आपका जो सिलेबस है वो एग्जाम के 1 मंथ पहले या फिर 10 15 दिन पहले फिनिश हो जाए, ताकि आप लोग साथ में रिवीजन करते रहें। और जब आपका 10 15 दिन रहेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, सीरीज सॉल्व कर लेंगे या फिर क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो आज हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। और जो बच्चे पढ़ चुके होंगे उनको पता है कि चैप्टर 1 जो है सामाजिक अध्ययन का हो चुका है। और चैप्टर 1 में हम लोगों ने मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा था कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। ठीक है, मुगल साम्राज्य को स्थापित किसने किया था। तो आप सभी को पता है कि अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो भी आपको पता होगा, क्योंकि ये बेसिक सा क्वेश्चन है। आप 6 7 से पढ़ते आ रहे हैं कि मुगल वंश का जो संस्थापक था वो बाबर था। तो बाबर के बाद कौन आया, फिर आपका हुमायूं आया है ना। बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं था। फिर हुमायूं के बाद जो है आपका कौन आता है, हुमायूं का बेटा जो है अकबर, वो आता है। ठीक, यही आपकी सीरीज है कि आपका सबसे पहले तो आया। बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर का बेटा हुमायूं फिर गद्दी पे बैठता है। हुमायूं के बाद आपका अकबर बैठता है गद्दी पे। और फिर अकबर के बाद आपका जहांगीर गद्दी पे बैठता है। और जहांगीर के बाद जो है वो सिंहासन पर या गद्दी पर कौन बैठता है, आपका शाहजहां बैठता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, बाबर का बेटा हुमायूं यानी बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं गद्दी पे बैठा। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर जो है वो गद्दी पे बैठता है। और अकबर की मृत्यु के बाद आपके जहांगीर बैठते हैं और जहांगीर के बाद शाहजहां। ठीक, और शाहजहां के जो है वो 4 पुत्र थे, जिसमें से आपका जो औरंगजेब था वो आगे की गद्दी को संभालता है। ठीक, तो ये आपका पूरा क्रम था कि मुगल साम्राज्य को किसने स्थापित किया, फिर उसके बाद किसने गद्दी को संभाला, फिर किसने संभाला, ये चीजें हैं। और फिर हमने क्या पढ़ा हुआ था, बाकी जो पिछला चैप्टर है उसमें हमने सभी जितने भी युद्ध हुए थे, चाहे वो पानीपत का हो, चाहे वो कन्नौज का युद्ध हो, चाहे वो हल्दी घाटी का युद्ध हो, जितना भी था हमने उसको पिछली वाली क्लास में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने क्लासेस नहीं किए हैं तो आप चैनल पे जाएंगे तो वहां पे आपको सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेंगी, आप वहां से आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो आपका मुगल काल है, वहां का प्रशासन कैसा था। ठीक, वहां का जो सामाजिक यानी वहां की सोसाइटी कैसी थी, वहां का समाज कैसा था, सांस्कृतिक की कैसी थी वहां की कलात्मक और आर्थिक सारी कंडीशंस क्या थी, कैसी थी, सब चीजों को बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे। आगे बात समझ में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके मुगल कालीन
प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, यानी जो आपका मुगल काल है वहां पे प्रशासन की व्यवस्था कैसे थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 1 मिनट रुकिएगा, पेन को और पतला कर लेते हैं, बहुत ही। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम्राट के बारे में, ठीक। तो सम्राट कौन थे, क्या थे, कैसे थे, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो राज्य के सर्वे सर्वा सम्राट थे, यानी बादशाह होते थे। कहने का मतलब ये है कि जो राज्य था आपका, वहां का जो सर्वे सर्वा मतलब जो सबसे उच्च था, सबसे बड़ा था, ठीक, या राज्य में जिसका चलता था, जो सबसे मुख्य था, हेड था, वो आपका सम्राट या बादशाह होता था, ठीक है। मुगल सम्राटों ने निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली को लागू किया था, ये को काट दीजिएगा। सम्राट निरंकुश होते थे, कहने का मतलब ये है कि आपके जो मुगल सम्राट के जो भी मुगल सम्राट यानी जो मुगल सम्राट थे या मुगल बादशाह थे, वो जो थे वो निरंकुश थे, यानी उनको किसी चीज का डर नहीं था। वो कैसा भी शासन करते थे। आपको पता होगा औरंगजेब कितना निरंकुश शासक था। निरंकुश का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई डर नहीं है। वो अपने प्रजा के साथ किसी भी तरह का व्यवहार करता है, बुरा व्यवहार करता है, या फिर उनपे आपका अलग अलग से उनको सजाएं दे सकता है, ये कहने का मतलब है। निरंकुश में होता है कि अच्छा बुरा हर एक तरह का ट्रीटमेंट करना, ठीक। ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं है कि कोई उपचार, यानी उनके साथ ऐसा व्यवहार करना। मुगल सम्राट कैसे थे, निरंकुश थे, यानी वो आपके प्रजा के प्रति या राज्य के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वो बिल्कुल मनमौजी थे, उनको किसी चीज का डर नहीं था। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे और अपने फायदे के लिए ही वो अपने राज्य को उसी तरह से व्यवहार करते थे। आई बात समझ में। चलिए अब हम देखेंगे कि जो मुगल साम्राज्य था वहां के केंद्रीय अधिकारी, यानी जो आपका मुगल साम्राज्य था या राज्य था, उसकी जो शासन व्यवस्था थी उसका क्या प्रोसेस था, उसको कैसे सब देखते थे, कौन कौन से अधिकारी थे, और वो सभी अधिकारी कौन कौन सा क्षेत्र देखते थे, ठीक है। चलिए सबसे पहले जो है देखते हैं केंद्रीय अधिकारी। तो राज्य की शासन व्यवस्था देखने के लिए निम्न अधिकारी प्रमुख हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है वकील। वकील को वजीर भी कहते थे। तो देखते हैं, बादशाह के बाद सबसे बड़ा अधिकारी होता है, इसे वजीर कहते हैं। यानी सबसे बड़ा कौन है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, सम्राट या बादशाह जो है वो राज्य का सर्वेसरी था, यानी जो आपका बादशाह है या सम्राट है वो राज्य का सबसे बड़ा मुख्य अधिकारी है, यानी सबसे वो हेड है। उसके बाद जो आपका वकील है या वजीर है, ये दूसरा बड़ा अधिकारी, यानी बादशाह के बाद आपका वकील जो है वो दूसरा मुख्य अधिकारी है। या ये कह सकते हैं कि बादशाह सबसे उच्च है, उसके बाद आपका वकील है, यानी वजीर है। आई बात समझ में। बादशाह के बाद सबसे बड़ा अधिकारी होता है, इसे वजीर भी कहते हैं। अब हम अगला देखते हैं, मीर बख्शी। तो देखिए मीर बख्शी क्या है, यह सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता था, यानी ये जो आपका सैन्य विभाग का कहने का मतलब है जो युद्ध वगैरह होते थे, तो उसमें जो सैनिक वाला विभाग था, ठीक, ये आपका मीर बख्शी वहां का अध्यक्ष होता था। सैनिकों की सैन्य शिक्षा की व्यवस्था करता था, यानी जो आपका मीर बख्शी है ये अधिकारी होते हैं और ये सैन्य विभाग को देखते हैं, और सैनिक से रिलेटेड जितनी भी चीजों की व्यवस्था करनी है सब इनके अंडर में होता था, ठीक। चल अगला देखते हैं, तीसरा है आपका दीवान। यह शाही कोष का प्रबंध व हिसाब किताब देखता था। दीवान यानी जो भी जितनी भी लेखा जोखा है पूरे सम्राट का या फिर पूरे राज का, जो भी चीजें हैं, ठीक, उसका हिसाब किताब देखता था। कौन, दीवान, ठीक। अगला है आपका आमिल, यानी इनके अंडर क्या आता है देखते हैं, राजस्व वसूली का कार्य करने वाला होता था, यानी राज्य में जहां पे भी जो कर है, टैक्सेस हैं, ठीक, उनका जो वसूली करने का कार्य होता था वो आमिल का होता था। यानी जो आमिल अधिकारी होते हैं वो राजस्व की जितने भी वसूली वाले कार्य होते हैं वो ये सब देखते थे।
चलिए आगे देखते हैं। मुख्य काजी, अब इनके अंतर्गत क्या आता है? राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश सम्राट होता था। यानी आपके जो मुख्य काजी हैं, वो जो आपका न्यायाधीश है या जो न्याय वगैरह का जो भी आपका एरिया है, उसको जो है वो मुख्य काजी अधिकारी देखता था। ठीक। चलिए, ये हमने प्रशासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं आपके मुगल कालीन सामाजिक जीवन के बारे में। यानी जो मुगल काल के लोग थे, उनका जीवन कैसा था, उनका समाज कैसा था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मुगल कालीन समाज में उच्च वर्ग में शासक एवं राज परिवार के लोग, मध्य वर्ग में सामंत तथा निम्न वर्ग में किसान, श्रमिक आदि आते थे। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके जो मुगल कालीन के टाइम में जो ये कहा जा सकता है कि उस समय भी वर्गों में बटे थे। यानी उच्च वर्ग उस समय भी थे, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग में भी बटे थे। कोई एक समान नहीं था। वहां पे जो उच्च वर्ग के लोग रहते थे, वो कौन थे? शासक थे और उनके जो परिवार के लोग थे। यानी कि जो आपका राज्य है, जैसे मुगल कालीन समाज, ये कह सकते हैं कि जो राज्य का बादशाह होता था या सम्राट होता था, वो सब उच्च वर्ग में आते थे। उनका जो फैमिली है वो सब किस में आते थे? उच्च वर्ग में आते थे। फिर मध्य वर्ग में कौन आते थे? आपके सामंत आते थे। यानी जैसे मान लीजिए मस्जिद की जो चीज हो गए आपके मौलवी साहब, या मंदिर के जो आपके पंडित जी हो गए, ये सब किस में आते थे? मध्य वर्ग में आते थे। और फिर जो निम्न वर्ग है, उसमें आपके किसान और श्रमिक आते थे। यानी आज भी वही देखा जाता है, जो मजदूर होते हैं वो हमेशा निम्न वर्ग में आते थे। ये चीजें बहुत पहले से ही बटी हुई है और वही चीजें हालांकि रिपीट होती जा रही है। हालांकि आज के टाइम में बहुत कम हो गया है, बट ये चीजें स्टार्टिंग से ही चलती आ रही हैं कि जो बड़े लोग हैं वो उच्च वर्ग में होते हैं, जो मीडियम है वो आपके मध्य वर्ग में आते हैं, और जो आपके मजदूर होते हैं या कृषि कार्य यानी किसान होते हैं, ठीक, ये सब किस में आते हैं? आपके निम्न वर्ग में आते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं कि समाज में क्या प्रोसेस था आगे। तो समाज में पर्दा प्रथा, ठीक है, सती प्रथा, बहुविवाह, जौहर प्रथा आदि प्रचलन में था। जो वो आपका मुगल शासन था या मुगल साम्राज्य का जो सामाजिक स्तर था या समाज में वहां पे क्या चीजें प्रचलित थी, वो हम पढ़ रहे हैं। तो उस समय आपका पर्दा प्रथा था। यानी वहां की जो लेडीज रहती थी, उस समय की जो लेडीज हैं, वो घूंघट में रहती थी, यानी पर्दा करके रखती थी। ठीक है। सती प्रथा रहता था। सती प्रथा क्या होता है कि अगर उनके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है युद्ध में या किसी भी कारणवश, तो उनको क्या किया जाता था? जबरदस्ती आग में जला दिया जाता था। उनके हस्बैंड के जो उनका शव होता था या उनकी जो बॉडी होती थी, उन्हीं के साथ क्या होती थी? लेडीज को भी जला दिया जाता था। ये आपका सती प्रथा है। हालांकि सती प्रथा में और जौहर प्रथा में बहुत डिफरेंस है। सती प्रथा में क्या होता था कि पति की चिता के साथ ही पत्नी को जला दिया जाता था। ठीक। और बहुविवाह क्या होता है? सॉरी, जौहर प्रथा में क्या है कि आपकी लेडीज उस समय क्या करती थी? अगर उनको ये पता चलता है कि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है युद्ध में, और अब उनका जो राज्य है वो जिसके अपोजिट में जो आपका सम्राट या राजा जो लड़ रहा है, वो अगर जीत रहा है और उनके राज्य की हार हो रही है, तो वो जो आपकी औरतें होती थी ना, वो स्वयं अग्निकुंड में कूद जाती थी। ये आपका जौहर प्रथा होता है। ठीक। तो उस समय मुगल साम्राज्य के टाइम में आपका पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बहुविवाह यानी बचपन में ही भी शादी कर दी जाती थी, जौहर प्रथा, ये सब क्या था? प्रचलित था। ठीक। इस समय मुसलमानों को एक साथ 4 पत्नी रखने की छूट थी। यानी मुगल साम्राज्य में क्या था कि जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे, उनको भारी छूट थी कि वो एक साथ 4-4 वाइफ रख सकते हैं। आप लोगों ने जो पढ़ा भी होगा, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, तो देखा होगा कि अकबर की भी वाइफ 2 से ज्यादा हैं, सबकी 1 से ज्यादा वाइफ है। ठीक। तो मुगल साम्राज्य में क्या था कि मुसलमान वर्ग के जो लोग थे, वो 1 से ज्यादा वाइफ उनको रखने की छूट थी। ठीक है। और फिर आगे देखते हैं। चौगान, शिकार, पशुओं
के युद्ध आदि लोगों के मनोरंजन के साधन थे। उस टाइम पे क्या था, चौगान एक गेम है जिसको इंग्लिश में पोलो बोलते हैं, ठीक। शिकार, पशुओं के युद्ध, ये सब जो चीजें थी, ये सब मनोरंजन के साधन थे, ठीक। जैसे कि आज के टाइम में क्या है, लोग मोबाइल में रील्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं और सीरियल्स देखते हैं, है ना। तो आज के टाइम में तो ये मनोरंजन के साधन है, बट उस टाइम पे क्या था कि चौगान गेम है, जो शिकार है, पशुओं की जो युद्ध है, इन सब चीजों से या इन सब चीजों से क्या होता था, लोगों का मनोरंजन होता था, या फिर ये सब चीजें लोगों के मनोरंजन के साधन थे। आगे बात समझ में। अब हम पढ़ेंगे आगे कि मुगल कालीन आर्थिक जीवन, यानी जो मुगल कालीन लोग थे, उनकी आर्थिक जीवन कैसी थी, ठीक। यानी उनका फाइनेंशियल लाइफ कैसा था, वो कहाँ से मतलब कि कमाते थे, या फिर उनका फंड कहाँ से, या उनका फाइनेंशियल एरिया क्या था, वो चीजें हम देखेंगे, ठीक। तो मुगल काल में कृषि ही भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन था। जैसा कि आज के टाइम में ही क्या है, एग्रीकल्चर, कृषि जो है हमारे अर्थव्यवस्था का क्या है, रीढ़ की हड्डी बोला जाता है ना। कि आज के टाइम में भी कृषि क्या है, अर्थव्यवस्था का सबसे मेन भाग है। तो उस टाइम पे भी, मुगल काल में भी क्या था कि कृषि जो है वो अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन था, ठीक। सूती तथा रेशमी वस्त्र उद्योग धंधे विकसित हुए। उस टाइम पे क्या हुए, सूती उद्योग हो गया, रेशमी वस्त्र उद्योग हो गया, ये सब काम क्या हुए, डेवलप हुए यानी विकसित हुए। मुगल काल में बर्मा, जावा, यूरोप व एशिया के अनेक देशों से व्यापार किया जाता था। यानी मुगल टाइम में अलग अलग देशों से व्यापार होता था। जैसे बर्मा हो गया, जावा, यूरोप और एशिया, इन सब देशों में क्या होता था, व्यापार ये करते थे। भारत का लोहा, तांबा, संगमरमर, ये गलत लिखा हुआ है, करेक्ट कर लीजिएगा, लाल पत्थर आदि वस्तुएं विदेशों को भेजी जाती थी। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत में जो आपके लोहा है, तांबा है, संगमरमर है, लाल पत्थर है, ये सब चीजें कहाँ भेजी जाती थी, विदेश भेजी जाती थी। अब देखिए, जो मान लीजिए भारत में जो जो चीजें पैदा ज्यादा हो रही है, या जिन चीजों की पैदावार ज्यादा है, उसको जब हम दूसरे देशों में भेजेंगे, जहां पे चीजें वो नहीं है, जहां पे वो चीजें नहीं पाई जाती है, तभी तो हमारा जो है ये उद्योग आगे बढ़ेगा। जैसे हमारे भारत में तेल तो नहीं होता है, तेल दूसरे देशों से आता है, और उसके जरिए जो वो वाला देश है वो पैसे कमाता है। वही चीज, जैसे हमारे यहाँ से जो चीजें जाती है दूसरों देशों में, तो उससे क्या होता है, हमारी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होती है ना, फाइनेंशियल हम स्ट्रांग होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस समय के प्रमुख बंदरगाह लाहौर, सूरत, खंभात, कालीकट तथा कोचीन थे। अब देखिए, उस टाइम पे जो आपके ये उस टाइम पे जो व्यापार का साधन था, वो बाय रोड नहीं था। कैसे था, पानी के माध्यम से, नहीं, जहाज के माध्यम से जो है उसमें व्यापार होते थे, ठीक। इसलिए बहुत सारे मुख्य मुख्य बंदरगाह थे जो बहुत बड़े बड़े थे, वहां से अन्य देशों में आपके सामान भेजे जाते थे। तो जो मुख्य बंदरगाह वो आपके कौन है, लाहौर हो गया, सूरत, खंभात, कालीकट तथा कोचीन। इन सब बंदरगाह से क्या होता था, विदेशों को विदेशों के साथ व्यापार किया जाता था। आई बात समझ में। अब हम देखेंगे कि मुगल कालीन साहित्यिक जीवन कैसा था, ठीक। मुगल काल में फारसी ग्रंथों की रचनाओं का बाहुल्य रहा। यानी आपका जो मुगल काल है, उसमें फारसी ग्रंथ की जो रचना थी वो बहुत अधिक थी, ठीक। इस काल में अनेक हिंदी एवं संस्कृत के ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। यानी मुगल काल के टाइम क्या हुआ कि बहुत सारे जो हिंदी ग्रंथ थे, आपके संस्कृत ग्रंथ थे, इन सब का अनुवाद किया गया, और वो भी फारसी भाषा में, ठीक है। गुलबदन बेगम का हुमायूं नामा, ठीक है, अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा एवं आईने अकबरी आदि इस काल की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आपके जो हुमायूं हैं, उनका जो क्या कहते हैं, उनको बायोग्राफी बोलते हैं, हिंदी में नाम नहीं याद आ रहा है, तो वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था, ठीक। या फिर ये कह सकते हैं कि
आपका जो अकबरनामा है, हुमायूंनामा है, आईने अकबरी है, ये सब जो है मुगल काल की बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक। अब देखते हैं संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान एवं कवि पंडित जगन्नाथ शाहजहां के राजकवि थे। यानी शाहजहां का जो राजकवि थे पंडित जगन्नाथ, वो एक संस्कृत के क्या थे, प्रसिद्ध विद्वान थे। ठीक। इन्होंने रस गंगाधर तथा गंगा लहरी नामक पुस्तकें लिखी। आपके जो शाहजहां के राजकवि थे पंडित जगन्नाथ, वो संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे और उन्होंने रस गंगाधर और गंगा लहरी जैसी पुस्तकें उन्होंने लिखी। ठीक। उसके बाद मुगल काल में हिंदी, उर्दू और फारसी भाषाओं का पर्याप्त विकास हुआ, इसलिए मुगल काल को साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। यानी कहने का मतलब है कि मुगल काल में हिंदी में, उर्दू में और फारसी भाषा में बहुत ज्यादा विकास हुआ और बहुत ही अच्छे अच्छे ग्रंथ भी विकसित हुए। ठीक है। तो इस कारण से क्या कहा गया कि मुगल काल को साहित्य का क्या कहा गया, स्वर्ण युग कहा गया। आई बात समझ में? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। एक पॉइंट देखिएगा, नोट है, ये मुख्य है, एग्जाम में पूछता भी है। वास्तुकला की दृष्टि से, ठीक, वास्तुकला क्या होता है, जो घर वर बनता है ना, वो उसकी जो है कि किस डायरेक्शन में बनना चाहिए, दरवाजा पूरब की तरफ होना चाहिए, ठीक, किचन लैट्रिन के पास नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या होता है, वास्तुकला होता है ना। तो वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहां के शासन काल को स्वर्ण काल कहा गया। ये बात ध्यान रखिएगा कि वास्तुकला की दृष्टि से जो आपका शाहजहां का टाइम ऑफ पीरियड था या शाहजहां का जो शासन काल का टाइम था, वो आपका स्वर्ण काल कहलाया। ठीक। अब हम देखेंगे मुगल कालीन कला, यानी मुगल काल के टाइम में कौन कौन सी प्रसिद्ध जगह थी या प्रसिद्ध इमारत कौन कौन से थे, उन चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो मुगल कालीन कला के बारे में देखते हैं। तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में शाहजहां के शासन काल में, देखिएगा शाहजहां के टाइम ऑफ पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, तो शाहजहां के शासन काल में लाल किला, दीवाने खास, दीवाने आम, नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद, अंगूरी बाग तथा ताजमहल विश्व प्रसिद्ध इमारतें हैं। यानी शाहजहां के टाइम में ये सारी जो इमारतें हैं वो बनी, और ये सारी इमारतें बहुत ही प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, लोग बाहर से इनको देखने के लिए आते हैं। ठीक। ये सारे के सारे हिस्टोरिकल प्लेस हैं। अब हम चित्रकला के बारे में देखते हैं। तो चित्रकला के बारे में देखते हैं। बाबर कला प्रेमी था, यानी जो बाबर है वो क्या थे, कला प्रेमी थे, यानी इनको कला बहुत अत्यधिक प्रिय था। हुमायूं को भी चित्रकला में रुचि थी। अकबर ने चित्रकला को बड़ा प्रोत्साहन दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके जो मुगल काल के जो सम्राट, आपके बाबर हो या हुमायूं हो, इन सबको क्या था, कला में बहुत ही रुचि था। और अकबर जो है आपको, उन्होंने क्या किया था, चित्रकला को प्रोत्साहन दिया था, नहीं, चित्रकला को बहुत वो प्रोत्साहित कर रहे थे कि वो और आगे आगे या और अच्छे से, और वो मतलब कहने का मतलब ये है कि अकबर के द्वारा क्या किया गया कि इसको प्रोत्साहित किया गया। प्रोत्साहित का मतलब क्या है कि उन्होंने लोगों को मौका दिया, अच्छे अच्छे चित्रकार को उन्होंने चुना। ठीक। कि क्या हुआ कि अच्छे अच्छे चित्रकार को चुने उन्होंने, जैसे मुख्य मुख्य चित्रकार के नाम भी यहाँ पे हैं, जैसे अब्दुस्मद मीर सैयद, ठीक, फारूक बैग, बसावन, दसवंत, सावलदास, ताराचंद, जगन्नाथ आदि। इन्होंने क्या किया था कि अकबर ने क्या किया था, चित्रकला को प्रोत्साहन दिया था, और अकबर ने अपने दरबार में मुख्य चित्रकार को भी चुना हुआ था। अभी हमने पढ़ा था कौन कौन से हैं, तो फिर से देख लेते हैं। अब्दुल समद, मीर सैयद, फारूक बैग, बसावन, दसवंत, सावलदास, ताराचंद, जगन्नाथ, ये सब क्या है, मुख्य चित्रकार है। ठीक। तो सबसे अधिक चित्रकला का विकास जहांगीर के समय में हुआ था। कहने का मतलब ये है कि मुगल साम्राज्य में या मुगल सम्राट में, मुगल शासन के काल में ही चित्रकला जो है वो विकास हुआ था, लेकिन सबसे अधिक विकास आपके जहांगीर के टाइम पे हुआ था। जहांगीर को चित्रकला
का अत्यधिक अनुभव था और उसने चित्रकला को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया। हालांकि अकबर ने भी प्रोत्साहन किया, बट आपके जहांगीर के टाइम में क्या हुआ कि जहांगीर जो है उसके समय में क्या था कि चित्रकला का सबसे अधिक विकास हुआ था और जहांगीर को स्वयं चित्रकला का अत्यधिक अनुभव था, तो इस वजह से उसको जब नॉलेज है तो वो चीजें क्या करेगा और बेहतर करेगा, है ना। चलिए अब संगीत कला के बारे में देखते हैं। संगीत कला के बारे में देखिएगा। बाबर स्वयं संगीत प्रेमी था और हुमायूं को संगीत में अत्यधिक रुचि थी, परंतु अकबर के समय संगीत कला की बड़ी उन्नति हुई। कहने का मतलब ये है कि भी बाबर हुमायूं दोनों क्या थे, संगीत उनको बहुत ही प्रिय था। उन दोनों को संगीत में रुचि थी, लेकिन आपके संगीत का जो विकास हुआ या संगीत में जो उन्नति आई वो आपके अकबर के टाइम पे आई। ठीक। उसके दरबार में हिंदू, ईरानी, तुरानी, कश्मीरी आदि अनेक जातियों के संगीताचार्य थे। यानी आपके अकबर के टाइम पे या उसके दरबार में अलग अलग जो है जाति के संगीतकार रहते थे और जो सबसे प्रसिद्ध संगीतकार थे वो आपके तानसेन थे। कौन थे? तानसेन। जो सीरियल्स आते हैं जोधा अकबर या जो मूवीज बनी हुई है उसमें आप लोगों ने तानसेन के बारे में सुना होगा, है ना। चलिए अब नूरजहां के बारे में देख लीजिए। नूरजहां कौन है? तो नूरजहां जो है वो आपकी जहांगीर की वाइफ है। ठीक। जहांगीर ने क्या किया कि उनकी सुंदरता के कारण उनको नूरजहां की उपाधि दी। आई बात समझ में? देखिएगा नूरजहां, अभी हमने पढ़ा है इसलिए दोबारा हो लिख गया है, तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं फिर से। नूरजहां जो है वो कौन थी? जहांगीर की वाइफ थी और जहांगीर ने नूरजहां नाम इन्होंने स्वयं रखा था। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि नूरजहां बहुत ही सुंदर थी, इस वजह से जहांगीर ने उनको नूरजहां का नाम दे दिया था। ठीक। देखिए अब ये समझिएगा मकबरा क्या होता है। मकबरा बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मकबरा क्या होता है। तो मकबरा क्या होता है कि जो बादशाह होते हैं ना, उनकी जो बॉडी जहाँ पे दफनाई जाती है उनके कब्र के ऊपर ही जो इमारत बनती है या जो स्मारक चिन्ह बनता है उन्हीं को मकबरा कहते हैं। आगे बात समझ में? चलिए कोहिनूर। कोहिनूर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो जो कोहिनूर है वो आपका जो शाहजहां के टाइम पे जो मयूर सिंहासन था उसमें जड़ा हुआ सबसे बहुमूल्य हीरा था, वो कोहिनूर था। ठीक है। तो आज हमने पूरा अच्छे से डिस्कस किया प्रशासन के बारे में, कला के बारे में, ठीक है, आर्थिक जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में कि मुगल साम्राज्य का कैसे क्या प्रोसेस था, वहां का प्रशासन कैसा था, वहां का सामाजिक जीवन कैसा था, वहां की संस्कृति कैसी थी, ठीक, वहां का स्थापत्य कला का क्या स्टोरी था। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं किया है तो आप पहले चैप्टर 1 की क्लासेस बहुत अच्छे से करिए, बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाया गया है। फिर आप चैप्टर 2 की क्लासेस कंटिन्यू करिए। आगे बात समझ में? तो चलिए क्लास को यही एंड करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए क्लास को फिर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।